हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानम पंजाब एंड वेलकम टू दी बॉटनी सेशन। आज के इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे हमारे एक और टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन एंड योर ट्रांसपिरेशन। अब ये जो टॉपिक है आपका एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपिरेशन, ये आपका प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपका जो वाटर है, मिनरल्स हैं, आपका जो प्लांट्स के अंदर फूड बनता है, कैसे वो एब्जॉर्ब होते हैं और कैसे देयर इज अ प्रोसेस ऑफ योर वाटर लॉस जिसको हम कहते हैं ट्रांसपीरेशन। राइट, तो ट्रांसपीरेशन क्या है? ट्रांसपीरेशन है आपका लॉस ऑफ वाटर। राइट, तो अभी पहले देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन है। आपको याद होगा कि एक सेशन के अंदर हमने बात की थी आपके जाइलम की और एक फ्लोएम की, और वो जाइलम और फ्लोएम क्या थे? दे वर द टिश्यूज ऑफ योर प्लांट, जिसमें आपके जो टिश्यूज हैं वो क्या करते हैं? वाटर का अपटेक करते हैं अलोंग विद द डिसॉल्व्ड मिनरल्स, और फिर उसके साथ साथ आपका उसके बाद जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन, यानी कि लॉस ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर दो चीजें हैं आपके पास, ट्रांसपिरेशन और गटेशन, एक्सुडेशन। ये आपके जो प्रोसेसेस होते हैं, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दोनों के बीच में, तीनों के बीच में देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, और वो डिफरेंस जो है वो आपको याद रखना है कि जो ट्रांसपिरेशन है देयर इज अ लॉस ऑफ वाटर। यानी कि जैसे हम अपनी बॉडी के अंदर होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं, यानी कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है वो जिस तरीके से हम मेंटेन करते हैं, वैसे ही आपके प्लांट्स जो हैं वो भी मेंटेन करते हैं विद द प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। पर जो आपका गटेशन है या जो आपका एक्सुडेशन है वो क्या है? वो दोनों के दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो आपके एक्सेस वाटर के लॉस को बोलते हैं। तो दैट इज योर एंटी ट्रांसपिरेशन प्रोसेसेस। राइट, आई होप कि आपको जो कंटेक्स्ट है वो समझ आ गया होगा। अब हम शुरू करेंगे हमारा आज का टॉपिक। तो दिस इज योर कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यूज है। So let's start with the very first question of the session is, अब ये जो है दिस वाज दी योर होमवर्क क्वेश्चन, जिसके अंदर हमने बात की थी कि हमने लास्ट टाइम बात की थी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द अनफर्टिलाइज्ड एग इज कॉल्ड एज। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था। मैंने आपसे कहा था कि इसका आंसर आपको देना है कि अगर एग की फॉर्मेशन हो रही है लेकिन वहां पे किसी भी तरह का कोई भी फर्टिलाइज्ड एग नहीं है, अनफर्टिलाइज्ड एग है, तो उसका आंसर क्या होगा? तो ऑप्शंस है आपके पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोकार्पी, सूडोगैमी या एम्फिमिक्सिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पार्थेनोजेनेसिस। तो जेनेसिस का मतलब क्या होता है? जेनेसिस का मतलब होता है आपका अनफर्टिलाइज्ड एग से जब आपका एम्ब्रियो बनता है, एंड इट्स अ वेरी नेचुरल फॉर्म ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। राइट, सो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन था। अब हम शुरू करते हैं हमारा दैट इज द एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन के लिए आपके पास पहला क्वेश्चन है, द एसेंट ऑफ जाइलम सैप इन प्लांट्स इज मेनली accomplished by। तो अगर आपका जाइलम सैप है, उसके अंदर जो एसेंट ऑफ सैप है, एसेंट का मतलब होता है जब कोई चीज एब्जॉर्ब होती है, और सैप का मतलब है कि आपका वाटर है, और वाटर के साथ साथ आपके क्या है? डिसॉल्व्ड मिनरल्स हैं। तो इनको अगर एक साथ एब्जॉर्ब करना हो तो आपका यहां पर क्या प्रोसेस बनेगा? तो यहां पर आपके जो है ऑप्शंस है कि साइज ऑफ द स्टोमेटल अपर्चर जो है उस पर डिपेंड करता है किससे एकम्प्लिश करेगा वो। डिस्ट्रीब्यूशन होती है स्टोमेटा की ऑन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस, कोहेजन एंड एडिशन बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स, या रूट प्रेशर थ्योरी। तो एसेंट ऑफ सैप की हमारे पास बहुत सारी थ्योरीज हैं, जैसे रूट प्रेशर थ्योरी है, फिर आपकी कोहेशन और आपकी एडिशन की थ्योरी है, फिर आपकी एक एसेंट ऑफ सैप की थ्योरी भी है जो आपकी इतनी ज्यादा क्रिटिसाइज हुई है कि उसे एक्सेप्ट करना मुश्किल था। एसेंट ऑफ सैप जो है वो आपके छोटे प्लांट्स के लिए तो ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें हायर प्लांट्स की तो वहां पर वो थ्योरी जो है वो अप्लाई नहीं होती है, एप्लीकेबल नहीं है। तो आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ए, बी, सी या फिर डी? अब आपके पास यहाँ पर चार ऑप्शन है। राइट, एसेंट ऑफ सैप पूछा है, तो अगर प्लांट्स के अंदर मेनली एकम्प्लिश, मतलब कि मेन थ्योरी जो है वो उसकी क्या रहेगी? तो इसकी जो मेन थ्योरी रहेगी दैट इज योर, मेन थ्योरी में आपका आता है सी, यानी कि अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर विद द हेल्प ऑफ एडेशन एंड कोहेशन। तो एडेशन और कोहेशन दो तरह की थ्योरीज हैं जो आपकी क्या है? एब्जॉर्प्शन के लिए सबसे ज्यादा यूज होती है। इस क्वेश्चन पे आपके कई क्वेश्चंस आ चुके हैं। अगर आप अपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे तो उसके अंदर भी आपको ये सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मिल जाएंगे इन दी सेक्शन ऑफ योर बॉटनी।
तो अपवर्ड मूवमेंट होती है वाटर की, इट इज अगेंस्ट द ग्रेविटी और एसेंट ऑफ सैप हम उसे कहते हैं प्लांट्स के अंदर, और ये मेनली कोहेशन और एडेशन थ्योरी से आती है। यानी वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो आपके क्या करते हैं, या तो वो एक दूसरे के साथ कलाइड करेंगे या फिर वो आपके क्या करेंगे, दे विल बी आपके एडेशन थ्योरी जो है वो उसके अंदर होती है। ठीक है जी, सो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following structures between the two adjacent cells is an effective transport pathway? तो यहां पर आपको क्वेश्चन में क्या दिया है, आपको इसमें स्ट्रक्चर बताना है कि कौन सा स्ट्रक्चर है जो दो एडजेसेंट सेल्स के अंदर जो है इट इज प्रेजेंट और वो अफेक्टिव होता है फॉर द ट्रांसपोर्ट पाथवे। तो फिर से क्वेश्चन किसके ऊपर से आया है, ट्रांसपोर्ट के ऊपर से आया है, ट्रांसपोर्ट पाथवे के ऊपर से आपको क्वेश्चन जो है वो आया है। तो यहां पर ऑप्शन बताना है कि वो कौन सा है, और क्वेश्चन के अंदर जो आपका कीवर्ड है दैट इज योर एडजेसेंट सेल्स। ऑप्शन ए प्लाज्मोडेस्माटा, ऑप्शन बी प्लास्टोक्विनॉन्स, सी एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, या डी प्लाज्मालेमा। तो ये क्वेश्चन इज अ काइंड ऑफ अ डुएबल क्वेश्चन, आप इसको आराम से क्वेश्चन को कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है। इसमें अगर आप ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो प्लास्टोक्विनॉन्स जो होते हैं वो आपके फोटोसिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है वो एक ऑर्गेनल है जो आपके लिपिड्स और आपके प्रोटीन्स के लिए एसेंशियल है। फिर है प्लाज्मालेमा विच इज बेसिकली अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो दो एडजेसेंट सेल्स के बीच में अगर ट्रांसपोर्ट करना है तो वहां पर जो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट होता है वो भी प्लांट्स के अंदर, दैट इज योर ए प्लाज्मा या प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, वो भी एक मेम्ब्रेनस चैनल है जिसके थ्रू आपका एडजेसेंट प्लांट सेल्स के अंदर आपकी देयर इज योर ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, राइट। तो इसमें आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, साइटोप्लाज्म और आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, ये सब कुछ आपके डायरेक्ट अलाउ करते हैं फॉर दी सेल टू सेल कम्युनिकेशन, और इसको हम कहते हैं अफेक्टिव ट्रांसपोर्ट पाथवे। तो प्लास्टोक्विनॉन जैसे हमने बात की कि इट इज रिक्वायर्ड और इट इज एसेंशियल इन द प्रोसेस कॉल्ड एज योर फोटोसिंथेसिस। फिर जो आपका प्लाज्मा लेमा है वो मेम्ब्रेन है, और जो आपका स्मूथ और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है, दे आर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ योर फॉस्फोलिपिड्स एज वेल एज द सिंथेसिस ऑफ योर प्रोटीन्स विद द हेल्प ऑफ RER. Next question. The water potential of pure water is. This is again a very most expected question for your exam. यहां पर आपसे वाटर पोटेंशियल पूछी गई है प्योर वाटर की। तो प्योर वाटर की कॉम्पोजिशन आप याद कीजिए, और फिर वाटर पोटेंशियल होती क्या है आपको ये ध्यान रखना है। तो वाटर पोटेंशियल क्या है उसकी डेफिनेशन याद कीजिए, उसके बाद आपको समझ आएगा कि वाई जो आंसर है उसका क्या निकलेगा। तो ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी लेस देन 0, ऑप्शन सी मोर देन 0 बट लेस देन 1, एंड इट्स मोर देन 1। वाटर पोटेंशियल मतलब कि आपके पोटेंशियल की एबिलिटी, पोटेंशियल की कैपेसिटी, दैट इज कॉल्ड एज योर वाटर पोटेंशियल। तो क्या होगा इसका आंसर, ए बी सी या फिर डी? सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर ए। तो वाटर पोटेंशियल जो है इट इज द मेजर ऑफ योर पोटेंशियल एनर्जी वाटर के अंदर। तो वाटर पोटेंशियल जो है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर इन द वाटर। कितना सॉल्यूट है, कितना कॉन्सेंट्रेटेड है, वो सारी चीजें आपके वाटर पोटेंशियल के अंदर इंपॉर्टेंट है। अगर मुझे किसी भी आपके मीडियम या किसी भी एनवायरमेंट के अंदर अगर मुझे वाटर पोटेंशियल निकालनी है तो पहले मुझे सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन को फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट। तो सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन देखेंगे उसके बाद। तो जैसे कि प्योर वाटर जो है इसके अंदर कोई भी सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते, वो क्योंकि आपका जो फ्रेश वाटर है या जो आपका प्योर वाटर है उसके अंदर आपकी इतनी सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन होती नहीं है, तो उसका वाटर पोटेंशियल जो है वो क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इसमें कोई सॉल्यूट एडेड ही नहीं है। तो उसकी जो पोटेंशियल है दैट विल बिकम 0, राइट। आई होप कि आपको क्वेश्चन जो है वो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी वाटर मूव करे थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होती है, इट इज कॉल्ड एज द सिलेक्टिव मेम्ब्रेन, यानी कि ऐसी मेम्ब्रेन जो अपने अंदर से हर एक मॉलिक्यूल को एंट्री नहीं करने देता, दैट इज कॉल्ड एज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशर डेवलप्स। तो कौन सा प्रेशर जो है वो इसके अंदर डेवलप होगा अगर वाटर जो है वो मूव करता है फ्रॉम और थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो दिस इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर, सक्शन प्रेशर, टर्गर प्रेशर, या फिर आपका वाटर प्रेशर या वाटर पोटेंशियल। कौन सा जो है दैट इज इंपॉर्टेंट, ए बी सी या फिर डी?
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, वाटर मूव कर रहा है, कौन सा प्रेशर डेवलप होगा आपका उस मीडियम के अंदर या उस प्रोसेस के अंदर? ए, बी, सी या फिर डी? तो करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का दैट इज योर ए। तो ए क्या था आपका? दैट इज द ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑब्वियसली अगर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो कौन सा प्रोसेस होता है? दैट इज योर ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है आपका? देयर इज योर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। इसमें भी आपका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट इज इंपॉर्टेंट एंड असेंशियल। तो यहां पर ये आपका हो गया एक पार्ट। तो ऑस्मोटिक जो आपका प्रेशर होता है दैट इज द आंसर। तो आपका जो वाटर है इट विल मूव फ्रॉम अ लो ऑस्मोटिक प्रेशर टू अ रीजन ऑफ हाई ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट। तो टर्गर प्रेशर जो है वो क्या है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो आपके सेल के अंदर डेवलप होता है। सक्शन प्रेशर तब आपके सेल के अंदर आता है जब फोर्स विच इज अवेलेबल फॉर टेकिंग इन द वाटर दैट इज कॉल्ड एज योर सक्शन प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडिशन ऑफ मोर सॉल्यूट्स इन अ गिवन सोल्यूशन। एक सोल्यूशन है, अगर मैं उसके अंदर बहुत सारे सॉल्यूट्स को ऐड कर दूं तो उससे क्या होगा? सॉल्यूट है, ठीक है, तो उसको ध्यान रखिएगा, इट्स योर सॉल्यूट। तो अगर ज्यादा सॉल्यूट मैं किसी भी सोल्यूशन के अंदर ऐड कर देती हूं तो उससे क्या होता है? इट विल नॉट अफेक्ट द वाटर पोटेंशियल एट ऑल, कि वाटर पोटेंशियल पे जो है वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। रेजेस इट्स वाटर पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। लोअर इट्स वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा, या फिर इट विल मेक इट्स वाटर पोटेंशियल जीरो। तो ज्यादा सॉल्यूट, अभी हमने पीछे किया था कि अगर वाटर पोटेंशियल होती है तो वो डिपेंड करती है सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन पे। तो अगर सॉल्यूट वाटर के अंदर ज्यादा एंटर हो रहे हैं तो उससे क्या होगा? अब आपके पास यहाँ ऑप्शंस है, आप उस कॉन्सेप्ट को भी यहां पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज क्योंकि वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का जीरो होता है। अगर आप कोई भी सॉल्यूट ऐड करते हैं तो देयर विल कॉज अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से आपका जो दिस रिडक्शन इज इनटू द नंबर पोटेंशियल एज वेल, ठीक है, और हेंस जो आपका वाटर पोटेंशियल है इट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। प्लाज्मोडेस्माटा आर, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं? ऑप्शन ए, connection between the adjacent cells, lignified cemented layers between the cells, locomotory structures, membranes connecting the nucleus with the plasma lemma। प्लाज्मोडेस्माटा किसे कहते हैं? अभी हमने किया था कि जो प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं वो आपके कहां पर होते हैं? एडजेसेंट सेल्स को कनेक्ट करते हैं, राइट। तो ये हमने अभी थोड़ी देर पहले ही किया था। तो दिस इज अ कनेक्शन बिटवीन द एडजेसेंट सेल्स, हेंस करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। तो आप इस तरीके से किसी भी चीज को सॉल्व कर सकते हैं। अनटिल और अनलेस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि पहले अपने बेसिक फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, एनसीईआरटीज को पढ़ लीजिए, उसके बाद ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो बड़े बड़े क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करना तो बाद की बात है, ठीक है। तो पहले हमें जो फोकस करना होता है वो करना होता है बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तरफ, कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो कॉन्सेप्चुअल है हम कोशिश करेंगे कि उसको पहले फाइंड आउट करें, उसको पहले सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी दी वाटर पोटेंशियल ऑफ अ रूट हेयर सेल एब्सॉर्बिंग वाटर फ्रॉम सॉइल? अगर एक रूट हेयर है, ठीक है, अब ये रूट स्ट्रक्चर का भी आपका कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो उसके यूज हो सकते हैं, कि अगर रूट के अंदर जो रूट हेयर होते हैं अगर वो वाटर को एब्सॉर्ब कर रहे हैं सॉइल के अंदर से तो उसका वाटर पोटेंशियल क्या होगा? जीरो, लेस देन जीरो, मोर देन जीरो, इनफाइनाइट। दिस इज द एग्जैक्ट form of your question which already had been asked in so many question paper। जब भी आप बायोलॉजी का पेपर जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस इन योर क्वेश्चन पेपर, क्योंकि वहां पर आपको ऐसे क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं जहां पर आपसे ये अप्रोक्सीमेटली पूछा गया है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो ऐसा कैसे होगा। दैट इज कॉल्ड एज योर सिचुएशनल बेसिस, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर, अगर रूट हेयर एब्सॉर्ब कर रहा है वाटर को फ्रॉम द सॉइल तो वाटर पोटेंशियल क्या होगी? तो वाटर पोटेंशियल जो होगी इट विल बी योर लेस देन जीरो, जीरो से कम होगी, ठीक है। तो वाटर पोटेंशियल क्या करती है? इट विल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन ऑफ वाटर इन द सिस्टम। किसी भी सिस्टम में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो आपके यहाँ पर डिपेंड करते हैं। तो वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर की इज मैक्सिमम और कितनी होती है? जीरो होती है। तो ये अभी हमने थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन सॉल्व किया है कि उसके अंदर जो वाटर पोटेंशियल है इट्स ऑलरेडी जीरो। वाटर पोटेंशियल जितने भी आपके सॉल्यूशंस होते हैं हेंस इट्स योर नेगेटिव, क्योंकि वो लेस देन जीरो है तो ये क्या है? आपका पोटेंशियल जो है वो आपकी कम होगी,
ठीक है, तो वाटर जो है वो हमेशा मूव करता है फ्रॉम अ सोल्यूशन और अ रीजन ऑफ हाई वाटर पोटेंशियल टू द लो वाटर पोटेंशियल। तो इसलिए वाटर पोटेंशियल जो है रूट्स की, इट कैन नॉट बी मोर देन 0। हमेशा वाटर पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है फिर रूट्स के अंदर, इट्स ऑफ द नेगेटिव वैल्यू। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि एक क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया कि लेस देन 0 है, मोर देन 0 है ना, कि वो क्या है। एक और क्वेश्चन बनता है कि उसकी जो वैल्यू है वो कैसी है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, क्या होगी। तो वाटर पोटेंशियल की अगर रूट्स के अंदर आप देखोगे तो वाटर पोटेंशियल जो है इट्स बेसिकली योर 0। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर कंटेनिंग कैविटीज इन वास्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन। ठीक है, किसके अंदर मिलते हैं आपको, साइकस, पाइनस, सनफ्लावर या मेज। वाटर कंटेनिंग कैविटीज मतलब वाटर ऐसी, और किसके अंदर, वास्कुलर बंडल। तो वास्कुलर बंडल्स क्या होते हैं आपके, दैट इज योर जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम आपके क्या है, वास्कुलर बंडल्स हैं। उनके अंदर अगर कैविटीज बनती है, जो वाटर कंटेनिंग कैविटीज होती है, वो आपकी किसके अंदर होती है, साइकस, पाइनस, सनफ्लावर या मेज। ए, बी, सी या फिर डी, क्या लगता है क्या हो सकता है। वाटर कंटेनिंग कैविटीज है और वो भी वास्कुलर बंडल के अंदर, यानी जाइलम और फ्लोएम के अंदर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर डी। देखो ये आपकी क्या है, रूट सिस्टम के अंदर या शूट सिस्टम के अंदर की बात नहीं है। अगर आपको ये वाला पॉइंट आउट करना है या ये वाले पॉइंट्स को क्लैरिफाई करना है, तो यहाँ पर है आपके वास्कुलर बंडल्स। तो आप टाइप्स ऑफ वास्कुलर बंडल जो टॉपिक है उसको भी क्लैरिफाई कर सकते हैं। दिस इज योर टाइप्स ऑफ वास्कुलर बंडल्स। कितने टाइप के होते हैं वास्कुलर बंडल्स, कोलेटरल, कंजॉइंट, ये आपके क्या है, वास्कुलर बंडल्स हैं। तो आपके जैसे रूट है या शूट सिस्टम है, तो वो आपके फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर मोनोकॉट अलग है, डाइकॉट अलग है। ठीक है, मोनोकॉट स्टेम अलग है, मोनोकॉट रूट अलग है, डाइकॉट रूट अलग है। ठीक है, स्टेम अलग है, रूट अलग है। तो जैसे अगर मैं आपको वैसे यहाँ पर आपको बना के दे देती हूँ, जैसे अगर आप वास्कुलर बंडल्स भी कर रहे हैं, तो जैसे आपका रूट सिस्टम है, तो रूट्स आपके मोनोकॉट प्लांट के अंदर अलग होगी और डाइकॉट प्लांट के अंदर इट विल बी अलग। रूट की बात कर रही हूं मैं। फिर अगर मैं शूट सिस्टम की बात करूं, तो शूट सिस्टम भी आपका मोनोकॉट के अंदर अलग होगा और डाइकॉट प्लांट के अंदर इसका सिस्टम जो है वो अलग होगा। इसका जो इंटरनल स्ट्रक्चर दैट विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, राइट। तो इसके एग्जांपल्स जो होते हैं वो भी अलग होते हैं। लीफ की भी अगर आप बात करते हैं, तो लीफ का स्ट्रक्चर भी मोनोकॉट के अंदर अलग होता है और डाइकॉट के अंदर अलग होता है। इनफैक्ट जो आपके वास्कुलर बंडल्स हैं, राइट, तो वास्कुलर बंडल्स क्या होते हैं आपके, जाइलम एंड योर फ्लोएम्स, वो भी मोनोकॉट में अलग होंगे और डाइकॉट में अलग होंगे। तो आपको इन सारी की सारी चीजों को जो है वो डिफरेंटली करना है और अलग अलग तरीके से ही आपको इन्हें जो है वो सॉल्व आउट भी करना है। ठीक है, तो ये आपका एक चीज है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर, इसका आंसर क्या था, दैट वाज योर डी। तो डी ऑप्शन क्या था हमारा, दैट इज मेज। मेज के अंदर होता है आपका वास्कुलर बंडल जिसके अंदर वाटर कंटेनिंग कैविटीज जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो जाइलम अलग है, आपका ये अलग है। तो देखो एंडार्च कंडीशन जो होती है वो आपको स्टेम के अंदर मिल जाती है और एग्जार्च कंडीशन जो होती है वो आपको कहां मिलती है, आपके रूट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक सेल फुली टर्जिड होता है, फुली टर्जिड का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ यहाँ पर। जब एक सेल फुली टर्जिड होता है तो इसमें से क्या जीरो होगा, फुली टर्जिड अगर है तो क्या जीरो होगा। देखो एक चीज है, जैसे मान लो एक सेल है ये, अब इसके अंदर आपका वाटर जो है वो एंटर करता जा रहा है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, वाटर एंटर हो रहा है और ये भरता जा रहा है। जैसे जैसे ये भरता जाएगा तो एक प्रेशर जो है वो ऐसे डेवलप होगा इस वॉल के ऊपर, और एक प्रेशर वॉल एक्सर्ट करेगी आपके प्रोटोप्लाज्म के ऊपर, यानी कि जो वाटर है उसके ऊपर जो है वो प्रेशर डेवलप करेगी। तो वॉल के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट होता है उसे हम कहते हैं वॉल प्रेशर, और जो अंदर प्रोटोप्लाज्म पे डेवलप हो रहा है उसे हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। तो अब इसमें से अगर वो फुली टर्जिड हो जाए, फुली टर्जिड मतलब अब इससे ज्यादा पानी जो है वो उसके अंदर ऐड नहीं हो सकता, मॉलिक्यूल्स जो है वो ऐड नहीं हो सकते, तो ऐसी कंडीशन में क्या जीरो होगा, टर्गर प्रेशर, वाटर पोटेंशियल, वॉल प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये आपके चार तरह के प्रेशर्स हैं। जब हम एब्जॉर्प्शन करते हैं तो हम चारों तरह के प्रेशर्स को भी करते हैं, राइट। सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपका जो वाटर पोटेंशियल है वो
अब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा वाटर जो है, एबिलिटी वाटर की जो पोटेंशियल है वो अब इससे ज्यादा आगे नहीं जा सकती, इससे वाटर पोटेंशियल जो है वो इस कंडीशन में आकर जीरो हो जाएगा, राइट। सो आई होप कि आपको चीजें जो है वो क्लियर हो रही है। अगर कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि कौन सी चीज जो है वो आपको समझ नहीं है, ठीक है। तो फुली टर्जिड होता है तो वॉल और मेम्ब्रेन कंप्लीटली स्ट्रेच हो जाते हैं। इस पॉइंट पे ऑस्मोटिक प्रेशर जो है सेल का वो हमेशा टर्गर प्रेशर के इक्वल होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ओपी जो है ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू टर्गर प्रेशर। तो वाटर पोटेंशियल जो है वो जीरो हो जाती है, क्योंकि अब इससे ज्यादा वाटर ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि टर्जिड सेल जो है कैन नॉट एब्जॉर्ब एनी मोर वाटर। तो डीपीडी जो है वो भी क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट जो है वो भी आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो वाटर की एंट्री स्टॉप हो जाएगी। विद एन इंक्रीज इन द टर्जिडिटी ऑफ अ सेल द वॉल प्रेशर विल। तो अगर टर्जिडिटी सेल के अंदर इंक्रीज होती जा रही है, सेल के अंदर जो टर्जिडिटी है वो बढ़ती जा रही है, तो वॉल प्रेशर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, फ्लक्चुएट करेगा, रिमेन अनचेंज्ड, इंक्रीज या डिक्रीज, ए बी सी या फिर डी। टेक योर टाइम एंड आंसर द क्वेश्चन कि इस कंडीशन के अंदर आपका क्या होगा। इंक्रीज अगर टर्जिडिटी में है, सेल की टर्जिडिटी अगर बढ़ जाती है, टर्जिडिटी का मतलब क्या है, सेल अगर ज्यादा टर्जिड हो जाता है तो वॉल प्रेशर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वॉल प्रेशर फ्लक्चुएट करेगा, वॉल प्रेशर रिमेन द अनचेंज्ड, इट विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज। ए बी सी डी, द करेक्ट आंसर इज योर सी, दैट इज जैसे जैसे टर्जिडिटी बढ़ेगी वॉल प्रेशर भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि वाटर जो है वो आपके सेल का प्लांट के अंदर, जो एंड सेल प्लांट के अंदर या प्लांट जो सेल है प्लांट का उसके अंदर जो एंटर कर रहा है, इट विल क्रिएट द प्रेशर ऑन द सेल वॉल। तो सेल वॉल रिजिड हो जाएगी, इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करेगी, जो मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया था कि उसमें कैसे जो है आपका वॉल प्रेशर इधर से उधर जाता है ना। तो जैसे अंदर एंटर करेगा, फिर वो वॉल प्रेशर जब अंदर एंटर करेगा उसके बाद वो वॉल के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, फिर आपके प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म पे भी प्रेशर पड़ेगा, दैट इज योर टर्गो प्रेशर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बॉटल फिल्ड विद प्रीवियसली मॉइस्टेंड मस्टर्ड सीड्स। एक बॉटल है उसके अंदर जो है वो आपके मस्टर्ड के सीड्स जो है वो ऐड कर दिए गए हैं, और वाटर वॉज स्क्रू कैप्ड टाइटली, उसको बंद कर दिया गया और फिर उसे कॉर्नर में रख दिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद जब उसे देखते हैं, हाफ एन आवर बाद, इट ब्लू अप सडनली। इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं? तो एक बॉटल है जिसके अंदर आपने क्या किया है, मस्टर्ड सीड्स को रखा, जिनके अंदर पहले मॉइस्चर था, फिर हमने उसे एक्सट्रैक्ट आउट करके उसे एक कैप्ड टाइट बॉटल के अंदर जो है वो रख दिया है। अब उस कंडीशन में क्या होगा, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? थोड़ी देर बाद वो ब्लू अप, ब्लास्ट हो जाती है आपकी बॉटल, तो उसे क्या कहते हैं? डिफ्यूजन, एम्बाइबिशन, ऑस्मोसिस या डीपीडी। आपका जो पहला ऑप्शन है दैट इज योर डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के अंदर हमेशा मॉलिक्यूल्स जो होते हैं दे विल ऑलवेज स्कैटर। तो इसमें हम यूज करते हैं कि अगर आप अगरबत्ती को एक कॉर्नर में रखते हैं तो इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो आपके पूरे रूम में स्कैटर कर जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन। पर यहां पर कंडीशन क्या है, यहां पर कंडीशन ये है कि वो क्या है आपका, इट वॉज ब्लू अप, राइट। दूसरा है इम्बाइबिशन, तीसरा है ऑस्मोसिस। देखो ऑस्मोसिस में क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करते हैं फ्रॉम योर लो कॉन्सेंट्रेशन टू दी हाई। और डीपीडीज डेफिशिएंट, और इसको हम कहते हैं कि आपका डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट है, जिसके अंदर आप जो कि बेसिकली रिलेटेड है योर ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो करेक्ट आंसर इज योर इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन के अंदर आपके मॉलिक्यूल्स जो है दे विल बर्स्ट अप। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर मूवमेंट बिटवीन सेल्स इज ड्यू टू। जैसे आपके सेल्स बनाते हैं हम, अगर आपका सेल है उसके अंदर वाटर मूवमेंट फ्रॉम वॉल टू वॉल भी हो सकती है और आपकी ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। तो वाटर मूवमेंट जो है सेल्स के बीच में वो किसकी वजह से होती है? टर्गर प्रेशर, वाटर पोटेंशियल, डीपीडी या इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस। इंसिपिएंट का मतलब होता है जो चीज वेग होती है, जो चीज वेल ऑर्गेनाइज्ड नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड एज इंसिपिएंट। ए बी सी या फिर डी, वाटर मूवमेंट सेल्स के बीच में। तो 1 2 3 कितने भी सेल्स हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके कॉन्सेप्ट क्लियरेंस पे। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी। तो वो किसकी वजह से है? डीपीडी की वजह से है। जब भी आप सेल को प्योर वाटर के अंदर प्लेस करेंगे तो उसमें क्या होगी? एंडोस्मोसिस होगा। एंडोस्मोसिस का मतलब क्या होता है? मैंने आपसे पहले भी ये चीज क्लेरिफाई की थी कि अगर किसी भी टर्म के अंदर यू आर वॉचिंग दिस वन एंडो, तो इसका मतलब होता है इंटरनल, और यू कैन से दैट इसका मतलब होता है इनसाइड। तो अगर कोई भी चीज जो है, ये कौन सा कंडीशन होगी आपकी? प्योर वाटर की है, यानी इसके अंदर सॉल्ट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ही कम है।
तो प्योर वाटर के अंदर कितना होता है 0 to 5 पार्ट्स पर मिलियन। तो इसकी वजह से वाटर एंटर करेगा आपके सेल के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज एंड ऑस्मोसिस। हाई ऑस्मोटिक प्रेशर हो तो आपका सेल सैप के अंदर भी क्या होगा, हाई ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो डेवलप हो जाएगा, जिसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो गया और टर्गर प्रेशर कम हो गया। और टर्गर प्रेशर इज नॉट ओनली अ वीक प्रेशर, इट्स अ रियल प्रेशर जो आपके सेल के अंदर एक्सर्ट होता है अगेंस्ट दी सेल वॉल एज वेल, राइट। तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट्स दे आर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन डिफर इन। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो की वर्ड है और की टर्म है दैट इज योर डिफरेंस, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में और पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो जब हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है उसके अंदर क्या है आपका, पैसिव के अंदर, पैसिव इज लाइक योर जिसमें आप पढ़ते हो डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये इसी के अंदर आते हैं। एक्टिव इज अगेंस्ट दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। तो यहां पर लो टू हाई और यहां पर हाई टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अब आप यहां पर ये कॉन्सेप्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं, बट यहां पर जो टर्म यूज की गई है इट्स वेरी आप ऐसे बोल सकते हो कि बहुत ही ज्यादा बोटानिकल टर्म्स यूज की गई है, थोड़ी सी हैवी टर्मिनोलॉजी यूज की है, बट अगर आप इस सारे ऑप्शंस को डिकोड करते हैं तो आपको आंसर इजीली मिल जाएगा। जैसे पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है इट इज नॉन सिलेक्टिव, आपको इसे सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, ना ही ये किसी चीज को सिलेक्ट करता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट जो है वो हमेशा अलोंग दी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो मेटाबॉलिक एनर्जी की वजह से है, यानी कि यहां पर एटीपी की जरूरत होती है। मेटाबॉलिक मींस अगर कोई चीज बन रही है, कोई चीज टूट रही है, दैट इज कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो है वो ज्यादा रैपिड होता है। पैसिव ट्रांसपोर्ट इज कन्फाइंड टू अनाइंस, जबकि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है इट इज कन्फाइंड टू द कैटाइंस। तो यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की यहाँ पर बात की गई है। तो टेक्निकली बहुत ज्यादा वो इसको कॉम्प्लिकेट कर दिया गया है, बट अगर आप इजीली देखते हैं तो इसका आंसर, क्योंकि मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया है, इसी में आपका आंसर है, एंड द आंसर इज योर ऑप्शन नंबर बी, कि सिलेक्टिव होता है फॉर अ पर्टिकुलर आयन एंड इट अलाउज ओनली आयंस टू पास थ्रू इट, राइट। तो एग्जांपल आपको सोडियम पोटेशियम चैनल होते हैं, और ये हमारी बॉडी के अंदर भी होता है, प्लांट्स के अंदर भी सोडियम पोटेशियम पंप है फॉर मेंटेनिंग द ऑस्मोटिक बैलेंस, ठीक है। तो आंसर इज योर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक कैरियर प्रोटीन, अब अगर आपको बेसिक ट्रांसपोर्ट्स अगर पता है, तो कैरियर प्रोटीन अगर कोई भी चीज फैसिलिटेट करती है तो उसे फैसिलिटेटेड वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है, इसे टर्म ही फैसिलिटेटेड बोलते हैं। इफ इट फैसिलिटेट्स द मूवमेंट ऑफ टू मॉलिक्यूल्स अक्रॉस द मेम्ब्रेन इन अ सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं बट विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन, तो या तो ये आपका फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो सकता है, फैसिलिटेटेड ऑस्मोसिस होता है, ये आपको डिसाइड करना है कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है। तो इसे हम क्या कहते हैं, यूनिपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, एंटीपोर्ट, सिम्पोर्ट। और इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट है अगर आपको आंसर करना है, दैट इज द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं ऐसे। एंड द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि कुछ कैरियर प्रोटीन्स जो है अलाउ करते हैं सिर्फ दो ही तरह के मॉलिक्यूल्स, तो इसे को ट्रांसपोर्ट कहते हैं, ठीक है। तो इट्स सिम्पोर्ट या फिर एंटीपोर्ट, राइट। Next question, which of the following statement is not true for the stomatal apparatus? Stomatal apparatus means stomata, ठीक है। So it's not true. Option number A, inner walls जो होती है गार्ड सेल्स की वो थिक होती हैं, राइट। गार्ड सेल्स जो होते हैं दे आर इनवेरिएबली, मतलब कि उनमें वेरिएशंस नहीं है, दे पोजेसिंग द क्लोरोप्लास्ट एंड द माइटोकॉन्ड्रिया। गार्ड सेल्स हमेशा सराउंडेड बाय द सब्सिडरी सेल्स, स्टोमेटा आर इन्वॉल्व्ड इन गैसियस एक्सचेंज। नॉट ट्रू का मतलब होता है यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, ए बी सी या फिर डी। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इट इज प्रेजेंट बिटवीन दी गार्ड सेल्स। तो गार्ड सेल्स जो होते हैं वो हमेशा सराउंडेड बाय एक्सेसरी सेल्स जो है वो नहीं होते, दैट इज कॉल्ड एज सब्सिडरी सेल्स। इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग उन्हीं पे डिपेंड करती है। स्टोमेटा की जो मूवमेंट है इट इज नॉट अफेक्टेड बाय, अब स्टोमेटा अगर मूव कर रहा है यानी कि देयर इज अ प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज, ठीक है, रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, ये सारी की सारी चीजें जो है वो आपकी इसी के अंदर होती है। तो इसमें से कौन सी मूवमेंट जो है या कौन सा फैक्टर जो है वो आपके स्टोमेटा को इंपैक्ट नहीं करता है? टेम्परेचर, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन या फिर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन, ए बी सी या फिर डी।
स्टोमेटा की मूवमेंट। तो स्टोमेटा के लिए क्या चीज एसेंशियल है वो देखिए, उसके बाद आपको इसका आंसर जो है वो पता चल जाएगा। एंड द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन। क्योंकि प्लांट्स के अंदर ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होती है, वो आपका उनका क्या है, बाय प्रोडक्ट है। जैसे हमारा बाय प्रोडक्ट है रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड, वैसे ही प्लांट्स के अंदर इट्स योर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का कोई लेना देना नहीं है आपके स्टोमेटा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रप्चर एंड फ्रैक्शनेशन डू नॉट यूजुअली अकर इन द वाटर कॉलम इन वेसल्स या ट्रकीज। तो अब यह दोनों चीजें हैं, वेसल्स और ट्रकीज। तो अगर आप इन दोनों स्ट्रक्चर्स को देखें तो दे आर बोथ द कंडक्टिंग टिश्यूज, यानी इसके अंदर वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो मेनली पार्टिसिपेट करता है ड्यूरिंग द एसेट ऑफ सैप। बिकॉज क्यों होता है, बिकॉज देयर इज अ वीक ग्रेविटेशनल पुल, ट्रांसपिरेशन पुल, लिग्निफाइड थिक वॉल्स या कोहेशन एंड एडिशन। तो रप्चर होना या फ्रैक्शन आ जाना कब नहीं होता, डू नॉट यूजुअली अकर इन दी वाटर कॉलम, किसकी वजह से? ऑप्शन डी, यानी कि आपका जो कोहेशन और एडिशन है। तो जब हमने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन किया था सेशन का, उसके अंदर हमने दो चीजें बात की थी, कोहेशन की और एडिशन की। दैट इज योर एसेंट ऑफ सैप, कि वो आपका क्या करता है, मूव करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है। और ये हम पढ़ते हैं आपके ट्रांसपिरेशन पूल थ्योरी भी इसको कहते हैं, जहां पर कोहेशन और एडिशन है और वहां पर आपका नेबरिंग सेल्स के साथ भी उसका कनेक्शन होता है। ट्रांसपिरेशन एंड रूट प्रेशर कॉजेज वाटर टू राइज इन प्लांट्स बाय। तो ट्रांसपिरेशन क्या है, लॉस ऑफ वाटर। रूट प्रेशर क्या है, सक्शन ऑफ वाटर। तो जो आपकी रूट्स होती है वहां से आपका वाटर ट्रेवल करता है टू दी होल प्लांट। तो यहां पर आपके पास ऑप्शंस है पुलिंग एंड पुशिंग रिस्पेक्टिवली, यानी ट्रांसपिरेशन में पुलिंग है और रूट प्रेशर में पुश किया जाता है वाटर को। पुशिंग इट अपवर्ड, पुशिंग एंड पुलिंग रिस्पेक्टिवली। अब ये उल्टा है, ट्रांसपिरेशन में पुश है या रूट प्रेशर में पुलिंग है, और पुशिंग इट अपवर्ड ओनली, ए बी सी या फिर डी। तो ऑब्वियसली अगर ट्रांसपिरेशन और दोनों है तो आंसर भी ऐसा ही होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो यहां पर आपका जो देखो, अगर ये आपका प्लांट है और यहां से आपकी ट्रांसपिरेशन हो रही है यानी लॉस ऑफ वाटर हो रहा है, तो अगर यहां पर दिस इज योर सॉइल, नीचे सॉइल है, यहां पानी है, तो ऑब्वियसली पानी ऊपर की तरफ जाएगा, तो ऊपर से जो प्रेशर आएगा इट विल बी पुल। इसको कहते हैं पुल, यानी खींचना किसी चीज को। तो ऊपर से कोई प्रेशर है जो उसे पुल कर रहा है। तो मेरे ऑप्शन में पुल कौन से नंबर पे था, इस वाले ऑप्शन में था, इसलिए आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, पुलिंग एंड पुशिंग इट रिस्पेक्टिवली। लेंटिसल्स आर इन्वॉल्व इन, अब ये क्या है, ये आपके प्लांट्स के अंदर आपके रेस्पिरेशन में भी यूज होते हैं। तो किस में है, फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन, गैसियस एक्सचेंज या फूड ट्रांसपोर्ट। तो जब हम कॉन्सेप्ट करते हैं आपको आंसर ऑटोमेटिकली मिल जाता है। नेवर गो फॉर द करेक्ट आंसर, ऑलवेज फाइंड आउट द कॉन्सेप्ट। पहले कॉन्सेप्ट देखो कि लेंटिसल्स आपने कहां पढ़े हैं। अगर आपको वो लोकेशन याद आ जाती है कि लेंटिसल्स आपने पढ़े कहां है, आपको आंसर ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, क्योंकि वो आपके कॉन्सेप्ट के अंदर ही होता है। एंड द करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गैसियस एक्सचेंज। तो गैसियस एक्सचेंज को ही हम क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन। तो लेंटिसल्स रेस्पिरेशन में यूज होते हैं। अगर मुझे ये कॉन्सेप्ट पता है तो मैं सीधा जाकर ऑप्शन में देखूंगी कि गैसियस एक्सचेंज कहां पर लिखा है, दैट इज द करेक्ट आंसर। स्टोमेटा ऑफ अ प्लांट ओपन ड्यू टू, स्टोमेटा जो है प्लांट के वो कब ओपन होते हैं, कब और क्यों ओपन होते हैं? क्योंकि इनफ्लक्स होता है पोटासियम का, ई फ्लक्स होता है पोटासियम आयंस का, इनफ्लक्स है हाइड्रोजन आयंस का, इनफ्लक्स है आपके कैल्शियम आयंस का। तो इनफ्लक्स इज इनसाइड, ई फ्लक्स इज आउटसाइड। तो क्या चीजें हैं, ए बी सी डी। तो अगर ओपन हो रहा है तो पोटासियम आयंस या तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर आएंगे या आपके बाहर जाएंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज योर इनफ्लक्स एंड दिस मेथड इज कॉल्ड एज योर ई फ्लक्स। तो अगर आपको ये पता है इनफ्लक्स या ई फ्लक्स होगा तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट मी हेल्प यू, इट्स योर इनफ्लक्स। अब आपका ई फ्लक्स वाला ऑप्शन जो है वो ऑटोमेटिकली कट हो जाता है, अब आपके पास है इनफ्लक्स वाला। ठीक है, तो पोटासियम है, हाइड्रोजन है या कैल्शियम है। तो प्लांट्स के अंदर जो स्टोमेटा ओपन होता है तो देयर इज योर पोटासियम आयंस। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दिस इज कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आपके बाकी चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, एक कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ट्रांसपिरेशन हायर होती है एट द रेट ऑफ, पर यहां पर ये देखिएगा कि टेम्परेचर जो है वो आपको कांस्टेंट है। अब ट्रांसपिरेशन यानी लॉस ऑफ वाटर जो है वो कब हाई होगा, जब एट द रेट ऑफ सी लेवल, 1 किलोमीटर बिलो द सी लेवल, 1 किलोमीटर अबव द सी लेवल या 1.5 किलोमीटर अबव द सी लेवल, पर टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आंसर इज योर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1.5 किलोमीटर अबव द सी लेवल। तो जब ट्रांसपिरेशन हाई होती है
तो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सी लेवल। ग्लाइकोलेट इंड्यूसेस ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा इन, तो ग्लाइकोलेट कहाँ यूज होता है और कहां पर ये इंड्यूस करता है स्टोमेटा की ओपनिंग? प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, लो कार्बन डाइऑक्साइड कंसेंट्रेशन, हाई कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, या कार्बन डाइऑक्साइड एब्सेंट हो तब। ए, बी, सी या फिर डी? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर लो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। तो अगर लो कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन है तो ग्लाइकोलिक एसिड जो है वो आपका गार्ड सेल्स के अंदर बन जाता है, जिसकी वजह से आपके नेक्स्ट प्रोसेसेस होते हैं विच इज कॉल्ड एज योर ग्लाइकोलेट सिंथेटेज या शटल। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स, टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड। हैबिटेट्स, टेम्परेचर एंड रेनफॉल कंडीशंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, तो अगर जैसे लैंड है वहां पर जो आपकी टेम्परेचर है, राइट, जो भी हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होगा, और रेनफॉल जो बारिश होती है, ये जो कंडीशंस है इनको कौन इन्फ्लुएंस करता है? वाटर ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसपिरेशन, थर्मोपीरियोडिज्म या ट्रांसलोकेशन। तो ट्रांसलोकेशन वर्ड यूज किया जाता है जहां पर हम वाटर, आपके जो फूड मटेरियल है, जब वो वन प्लेस टू द अनदर मूव करता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर ट्रांसपीरेशन। तो लॉस ऑफ वाटर जो है उसकी वजह से आपका टेम्परेचर और रेनफॉल इट विल इम्पैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्ड सेल्स के अंदर जब शुगर कंप्लीटली कन्वर्ट होती है स्टार्च के अंदर तो स्टोमेटल पोर के अंदर क्या होगा? इट विल कंप्लीटली क्लोजेस, ओपन्स पार्शियली, ओपन्स फुली, या इट विल रिमेन्स अनचेंज्ड। तो अगर गार्ड सेल्स में शुगर कन्वर्ट हो रही है स्टार्च के अंदर तो स्टोमेटा के पोर्स क्या होंगे? बंद हो जाएंगे, थोड़े थोड़े खुले रहेंगे, या कंप्लीटली ओपन हो जाएंगे, या फिर अनचेंज्ड रहेंगे? दिस क्वेश्चन इज योर होमवर्क क्वेश्चन। यू हैव टू कमेंट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। और इस सेशन से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इशू हो या कोई कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आपको समझ ना आया हो, सो यू कैन आस्क दैट इनटू द कमेंट बॉक्स, राइट? अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड फॉर द फ्री कंटेंट यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, द लिंक हैज बीन डिस्क्राइब्ड इनटू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।